हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से फर्स्ट पेपर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर बताने जा रहा हूं। राजनीति विज्ञान विषय का प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक है और इस भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत यूनिट 5 से यूनिट 5 से मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पेरियार पढ़ाया था। पेरियार मैंने समाप्त कर दिया था। अब मैं यूनिट 7 शुरू करने जा रहा हूं। यूनिट 6 को मैं बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि यूनिट 6 में है जयप्रकाश नारायण, मानवेंद्र नाथ राय और राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन 4 विचारकों को मैं बाद में पढ़ाऊंगा और मैं इसमें यूनिट 7 से आप लोगों को बी.डी. सावरकर, एम.एस. गोलवकर और मोहम्मद इकबाल के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के जीवन परिचय और कृतित्व के बारे में या रचनाओं के बारे में। क्योंकि जब हम किसी विचारक को पढ़ते हैं तो जब तक उसके बायोग्राफी के बारे में नहीं जानते तब तक हमें उसके थॉट की जानकारी नहीं मिल पाती है, यानी कि तब तक हम उसके थॉट से परिचित नहीं हो पाते हैं, उसके विचारों से नहीं परिचित हो पाते, उसके विचारों से परिचित नहीं हो पाते हैं। इसलिए किसी विचारक को पढ़ने के पहले हमें उसके गतिविधियों को समझना होता है, हमें उसके जीवन को समझना होता है। उसके पश्चात ही हम उसके चरित्र का आकलन कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा था या इसकी कैसी सोच थी, इस व्यक्ति की या इस विचारक की कैसी सोच रही होगी। तो जैसा कि कहा जाता है कि हर विचारक के ऊपर उसके परिस्थितियों का प्रभाव होता है, तो यही प्रभाव बी.डी. सावरकर के ऊपर भी पड़ा था। बी.डी. सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, एक दूरदर्शी थे, समाज सुधारक थे, इतिहासकार थे। यानी कि बी.डी. सावरकर के बारे में हम जितना कहें उतना कम है। जैसा कि वर्तमान समय में संसद में चर्चा हो रही, जैसा कि वर्तमान समय में कभी कभी संसद में चर्चा उठ जाती है बी.डी. सावरकर की, कहीं विधानसभाओं में चर्चा उठ जाती है बी.डी. सावरकर की कि सावरकर कौन थे, सावरकर क्या थे, इसको लेकर बहसबाजी होने लगती है। तो चूंकि जो बहुत अधिक नहीं जानते हैं, जो बहुत अधिक बी.डी. सावरकर के बारे में नहीं जानते हैं, वह कमेंट कर सकते हैं, वह उनका कमेंट करना लाजमी है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि बी.डी. सावरकर कौन थे और क्या थे। बी.डी. सावरकर एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हिंदुत्व की धारणा को जन्म दिया। बी.डी. सावरकर ने हिंदुत्व की धारणा को जन्म दिया और इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व। और इस पुस्तक में उन्होंने हिंदुत्व की धारणा का वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय को जान लेते हैं, उसके पश्चात इनके विचारधारा को जानते हैं, उसके पश्चात इनके विचारों को हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं बी.डी. सावरकर के जीवन परिचय को। बी.डी. सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के भागुर गांव में हुआ था। महाराष्ट्र के नासिक के भागुर गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम दामोदर पंत था और माता का नाम राधाबाई था। पिता का नाम क्या था? दामोदर पंत, दामोदर पंत, और माता का नाम राधाबाई था, राधाबाई था। और यह एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। ब्राह्मण परिवार में यह पैदा होते हैं। बी.डी. सावरकर की जो शिक्षा दीक्षा होती है वह स्थानीय कॉलेज में होती है। उस कॉलेज का नाम होता है शिवाजी कॉलेज, शिवाजी कॉलेज में होती है। और मैं अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पास करने के पश्चात वह 1901 में फर्गुसन कॉलेज में दाखिला लेते हैं। फर्गुसन कॉलेज यह पुणे में पड़ता है, पुणे में फर्गुसन कॉलेज, और इसकी स्थापना तिलक और उनके सहयोगियों के द्वारा 1885 में की गई थी। 1885 में इस फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो 1901 में फर्गुसन कॉलेज में दाखिला लेते हैं और वहां स्नातक की पढ़ाई करने लगते हैं। लेकिन वीर सावरकर जो होते हैं वह हाई स्कूल के दिनों से ही राष्ट्रवादी आंदोलनों में संलग्न हो गए थे, संबद्ध हो गए थे, और वह राष्ट्रवादी आंदोलनों में और हिंदुत्व के उदय में या हिंदुत्व संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने लगते हैं। और इस उद्देश्य से बी.डी. सावरकर 1903 में मित्र मेला की शुरुआत करते हैं। 1903 में मित्र मेला की शुरुआत करते हैं। इनके भाई होते हैं गणेश सावरकर, गणेश सावरकर, गणेश सावरकर भाई, यह भाई थे, गणेश सावरकर भाई थे बी.डी. सावरकर के। तो गणेश सावरकर के साथ मिलकर यह 1903 में मित्र मेला की शुरुआत करते हैं। बाद में इस मित्र मेला को 1904 में अभिनव भारत का नाम दे दिया जाता है।
तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में होती है। जैसा कि यह कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है कि अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था, तो वीर सावरकर का यह संगठन था और इसके माध्यम से वह राष्ट्रवादी गतिविधियां करते थे, संपादित करते थे। तो उसके पश्चात वी.डी. सावरकर 1905 में बीए पास करते हैं, फर्गुसन कॉलेज से बीए पास करते हैं। बीए पास करने के पश्चात इनकी इच्छा होती है लॉ करने की, एलएलबी करने की, यानी कि वकालत की डिग्री लेने की इनकी इच्छा होती है। और श्याम जी कृष्ण वर्मा जो उसमें लंदन में रह रहे होते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा यह लंदन में रह रहे होते हैं और लंदन में रह रहे होते हैं। इनके माध्यम से वीर सावरकर को छात्रवृत्ति दी जाती है। इनके माध्यम से सावरकर को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। जब वीर सावरकर को छात्रवृत्ति मिल जाती है तब वह 1906 में इंग्लैंड रवाना होते हैं और इंग्लैंड के लंदन में ग्रेज इन कॉलेज में दाखिला लेते हैं और ग्रेज इन कॉलेज से वह फिर वकालत करने लगते हैं। सावरकर को वीर भी कहा जाता है। वीर इसलिए कहा जाता है कि बचपन से ही सावरकर बहुत बहादुर थे। तो वीर जो है यह इनका उपनाम है, इसीलिए हम सावरकर को वीर सावरकर कहते हैं। बचपन से बहुत ही बहादुर थे, इसीलिए लोगों ने इनको वीर का नाम दे दिया, वीर की उपाधि इनको दे दिया। तो 1906 में इंग्लैंड में ग्रेज इन कॉलेज लंदन में दाखिला लेते हैं और वहां पढ़ाई करने लगते हैं। और जब वह लंदन जाते हैं तो वह इंडिया हाउस में शरण लेते हैं, इंडिया हाउस में रहने लगते हैं। यह इंडिया हाउस क्या था? इंडिया हाउस क्या था? इंडिया हाउस एक हॉस्टल था और इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी, लंदन में 1905 में की थी इंडिया हाउस में। इसका उद्देश्य होता है राष्ट्रवादी गतिविधियों को संचालित करना, यानी कि लंदन से रहकर राष्ट्रवादी गतिविधियों को संचालित करना। और यहाँ के जो छात्र जाते थे वह सारे छात्र इंडिया हाउस में रुकते थे, वहीं रहकर अपना अध्ययन करते थे, पढ़ाई लिखाई अपनी करते थे। तो इंडिया हाउस में वीर सावरकर रहने लगते हैं और फिर वहीं इंडिया हाउस में ही 8 मई 1908 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है इंडिया हाउस में। यह स्वतंत्रता दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्योंकि मई 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। मई 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में 8 मई 1908 को इंडिया हाउस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इनके विभिन्न साथी होते हैं, विभिन्न भारतीय साथी होते हैं। सभी साथियों के साथ मिलकर यह स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उसके पश्चात इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1909 में, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यह इनकी पहली पुस्तक होती है सावरकर की। इस पुस्तक में सावरकर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जो 1857 की जो क्रांति होती है यह भारत का स्वतंत्रता संग्राम था। यह कोई अंग्रेजों के लिए लड़ा गया युद्ध नहीं था, बल्कि यह भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ा गया था। यह स्वतंत्रता संग्राम था और इसी स्वतंत्रता संग्राम के औचित्य को सिद्ध करने के लिए यह 1909 में एक पुस्तक लिखते हैं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन यह पुस्तक ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर ली जाती है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि 1909 में एक और घटना होती है जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। भारत के एक क्रांतिकारी थे, वह थे मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा 1909 में लंदन में जाकर कर्जन वायली की हत्या कर देते हैं। कर्जन वायली जो होता है वह एक ब्रिटिश अधिकारी होता है, ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी होता है और यह अनेक प्रकार की ऐसी गतिविधियां संपादित की थी जिससे कि क्रांतिकारियों को नुकसान पहुंचता है, भारतीय राष्ट्रवाद को चोट पहुंचता है। तो धिंगरा को पकड़ लिया जाता है। फिर 17 अगस्त 1909 को इनको फांसी दे दी जाती है। मदन लाल धिंगरा को 17 अगस्त 1909 को लंदन में ही पेंटन विले में फांसी दे दी जाती है। पेंटन विले में इनको फांसी दे दी जाती है। उसके पश्चात 1909 में हम देखते हैं कि 1909 में भारत में एक अधिनियम लागू हुआ था जिसको हम मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार या इसको हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1909 भी कहते हैं। 1909 में
1909 मार्ले मिंटो सुधार का विरोध किया जा रहा था भारत में विभिन्न क्रांतिकारियों के द्वारा। ऐसे में वीर सावरकर के भाई गणेश सावरकर इस मार्ले मिंटो का विरोध करते हैं। 1909 के भारतीय शासन अधिनियम का विरोध करते हैं और जब विरोध करते हैं तो इनको भी पकड़ लिया जाता है। इनको भी गणेश सावरकर को भी पकड़ लिया जाता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा कायम किया जाता है और इनको जेल भेज दिया जाता है। गणेश सावरकर को जेल भेज दिया जाता है। और वहीं महाराष्ट्र के नासिक में एक कांड हुआ 1910 में, जिसको हम नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। 1910 में नासिक में एक कांड होता है कि नासिक के मजिस्ट्रेट को गोली मार दी जाती है। औरंगाबाद का एक छात्र होता है अनंत लक्ष्मण कन्हेरे और 1910 में अनंत लक्ष्मण कन्हेरे के द्वारा नासिक के मजिस्ट्रेट एम.टी. जैक्सन को गोली मार दी जाती है। एम.टी. जैक्सन को गोली मार दी जाती है और फिर अनंत कन्हेरे को पकड़ लिया जाता है। अनंत कन्हेरे यह 18 वर्षीय छात्र होता है, 18 वर्ष का छात्र होता है अनंत कन्हेरे और यह नासिक के मजिस्ट्रेट एम.टी. जैक्सन को गोली से उड़ा देता है। अनंत लक्ष्मण कन्हेरे को पकड़ लिया जाता है और फिर 19 अप्रैल 1910 को फांसी दे दी जाती है। 19 अप्रैल 1910 को फांसी दे दी जाती है अनंत लक्ष्मण कन्हेरे को। अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने एम.टी. जैक्सन को इसलिए मारा था कि 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम लागू हुआ था उसका विरोध गणेश सावरकर के द्वारा किया जा रहा था और गणेश सावरकर ने विरोध करने के लिए सशस्त्र योजना बनाई थी। और जैसे ही ब्रिटिश सरकार को पता चलता है, गणेश सावरकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा कायम करके जेल भेज दिया जाता है। इससे यह छात्र कुपित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने नासिक के मजिस्ट्रेट एम.टी. जैक्सन की हत्या कर दी और फिर 19 अप्रैल 1910 को फांसी दे दी जाती है। तो हम देखते हैं कि 3 कांड हुआ था। एक लंदन में कर्जन वायली की हत्या की गई थी मदनलाल ढींगरा के द्वारा और सावरकर के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने ढींगरा को रिवाल्वर मुहैया करवाई है, रिवाल्वर उपलब्ध कराया है। और दूसरा आरोप यह लगा था कि 1910 के नासिक षड्यंत्र केस के यह आयोजक करता है, यानी कि इन्होंने ही अनंत लक्ष्मण कन्हेरे को उकसाया है मजिस्ट्रेट की हत्या करने के लिए। तो 2 आरोप इनके ऊपर लगाए जाते हैं। जब ये 2 आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं तो फिर 13 मार्च 1910 को सावरकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लंदन से जब सावरकर को इंडिया लाया जा रहा था तो लंदन की एक जहाज होती है, व्यापारिक जहाज होती है जिसका नाम होता है मोरिया। इनको मोरिया जहाज से लाया जा रहा था, मोरिया जहाज से लाया जा रहा था। और जैसे ही यह जहाज फ्रांस के भूमध्य सागरीय बंदरगाह मार्सिले पे पहुंचती है तो यह जहाज से कूदकर भाग जाते हैं। वीर सावरकर जहाज से कूदकर फिर भाग जाते हैं और फ्रांस में शरण ले लेते हैं। लेकिन फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उनको बंबई लाया जाता है और बंबई लाकर यरवदा जेल में बंद कर दिया जाता है। यरवदा जेल में 1910 को बंद कर दिया जाता है और फिर 10 सितंबर 1910 को उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। उनके ऊपर 2 आरोप लगाए जाते हैं। एक कर्जन वायली की हत्या के एक जो लगता है वह मदनलाल ढींगरा को रिवॉल्वर देने के लिए, दूसरा आरोप लगता है कि एम.टी. जैक्सन की हत्या करने के संबंध में 2 आरोप लगाए जाते हैं और दोनों आरोपों में सुनवाई होती है और फिर अंततः उनको आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। दोनों मामले में आजीवन कारावास हो जाता है। यह भारत का या हम कह सकते हैं विश्व का ऐसा पहला मामला था जिसमें कि जो 2 मुकदमे थे, जिसमें कि जो दोनों सुनवाई थी वह एक के बाद एक चलनी थी, यानी कि एक सजा जैसे समाप्त होनी थी वैसे ही दूसरी सजा प्रारंभ होनी थी, यानी कि आजीवन कारावास, दोनों मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। तो होता यह है कि दोनों जो दंड होते हैं वह साथ साथ चलते हैं, लेकिन वीर सावरकर के साथ ऐसा नहीं था। वीर सावरकर को जो सजा दी गई थी वह एक के बाद एक चलने वाली थी, यानी कि जैसे ही इनका पहला आजीवन कारावास समाप्त होगा
वैसे ही दूसरा आजीवन कारावास शुरू हो जाएगा। तो यह विश्व का पहला मामला था और यही ऐसा मामला था जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया। तो इस तरह से वीर सावरकर के ऊपर दो मुकदमे लगाए जाते हैं, एक नासिक षड्यंत्र केस के संबंध में और दूसरा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राजद्रोह करने के आरोप में। दोनों आरोपों में इनको सजा हो जाती है और फिर 4 जुलाई 1911 को इनको अंडमान निकोबार स्थित सेलुलर जेल में भेज दिया जाता है। सेलुलर जेल में भेज दिया जाता है, जिसको हम काला पानी की सजा कहते हैं, यानी कि सावरकर को 1911 में काला पानी की सजा हो जाती है। जब वी.डी. सावरकर को सजा हो जाती है तो वह अंडमान निकोबार स्थित सेलुलर जेल में रहने लगते हैं और फिर वी.डी. सावरकर के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष क्षमा याचिकाएं दायर की जाती हैं। पहली क्षमा याचिका होती है 1911 में, दूसरी क्षमा याचिका होती है 1913 में, तीसरी क्षमा याचिका होती है 1917 में और चौथी क्षमा याचिका होती है 1920 में। तो ये 4 क्षमा याचिकाएं ब्रिटिश सरकार के समक्ष दायर की जाती हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार इनकी क्षमा याचिकाओं को रिजेक्ट कर देती है। जो दूसरी और तीसरी क्षमा याचिका होती है, इसमें उन्होंने अपने साथ अन्य कैदियों की भी रिहाई की मांग की थी। इसमें उन्होंने अन्य कैदियों की भी रिहाई की मांग की थी। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार के समक्ष याचिकाएं जाती हैं, लेकिन इस याचिकाओं को निरस्त कर दिया जाता है। फिर 1921 में जो सावरकर बंधु होते हैं, उन सावरकर बंधुओं को रत्नागिरी की जेल में लाया जाता है, यानी कि वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर को 1921 में अंडमान निकोबार से यह रत्नागिरी जेल में आते हैं और गणेश सावरकर को बीजापुर की जेल में भेज दिया जाता है। गणेश सावरकर को बीजापुर की जेल में भेज दिया जाता है और 1921 में वी.डी. सावरकर को रत्नागिरी की जेल में कैद कर दिया जाता है। परंतु बाद में 1922 में गणेश सावरकर को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया जाता है और 6 जनवरी 1924 को वीर सावरकर को भी रिहा कर दिया जाता है। वीर सावरकर को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है, परंतु इन्हें केवल रत्नागिरी तक ही सीमित कर दिया जाता है। इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि यह रत्नागिरी से बाहर नहीं जाएंगे। इस तरह से रत्नागिरी में ही वीर सावरकर को कैद कर दिया जाता है और रत्नागिरी में ही इनको सरकारी अधिकारियों के द्वारा एक बंगला उपलब्ध कराया जाता है और सरकारी अधिकारियों की वी.डी. सावरकर पर पैनी नजर रहती है। तो इस तरह से 1924 में वी.डी. सावरकर रत्नागिरी में ही रहने लगते हैं, रत्नागिरी से बाहर नहीं निकलते हैं। जब 1924 में इनकी रिहाई हो जाती है तो वह हिंदुओं के लिए कार्य करने लगते हैं, रत्नागिरी के हिंदुओं को संगठित करने लगते हैं और रत्नागिरी में रहकर ही अपना चिंतन मनन अध्ययन करने लगते हैं। और रत्नागिरी में अपने प्रवास के दौरान वी.डी. सावरकर एक कुशल राजनीतिज्ञ बन चुके थे, कुशल इतिहासज्ञ बन चुके थे, कुशल इतिहासवेत्ता बन चुके थे, दूरदर्शी बन चुके थे। यह राजनीतिक समस्याओं को समझने लगे थे। और फिर 1937 में और फिर 1935 में भारत में एक अधिनियम बनता है, जिसको हम कहते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 लागू होता है। और जब 1935 लागू हो जाता है तो राज्यों में, तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की नींव पड़ती है। इस 1935 भारतीय शासन अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव होते हैं। 1937 में विभिन्न प्रांतों में चुनाव होते हैं और बंबई प्रेसिडेंसी में भी 1937 में चुनाव संपन्न हुआ था। और जब 1937 में बंबई प्रेसिडेंसी में नई सरकार का गठन होता है तो नई सरकार ने वी.डी. सावरकर को फिर छोड़ दिया, यानी कि अब इनके ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया गया और रत्नागिरी से इनको रिहा कर दिया गया। फिर 1937 में वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं। फिर 1937 से 1943 तक वह हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने रहे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने रहे 1937 से 1943 तक यह हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने रहे। इस दौरान वी.डी. सावरकर ने यह नारा दिया था कि सभी राजनीति का हिंदूकरण करें और हिंदू धर्म का सैनिकरण करें। सभी राजनीति का हिंदूकरण करें और हिंदू धर्म का सैनिकरण करें। और वी.डी. सावरकर ने 1942 में छेड़े गए आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था, इसका इन्होंने विरोध किया।
इसका भी वी.डी. सावरकर के द्वारा विरोध किया गया और उन्होंने लोगों से कहा कि लोग इस आंदोलन में सम्मिलित न हो, बल्कि विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में सम्मिलित हों, विभिन्न नौकरियों में सम्मिलित हों। तो इस तरह से वी.डी. सावरकर महात्मा गांधी के विरोधी थे या हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, तो इस हत्या का आरोप भी वी.डी. सावरकर के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन वी.डी. सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप वी.डी. सावरकर पर लगा था, परंतु कोई सबूत नहीं मिला इनके विरुद्ध और वी.डी. सावरकर को न्यायालय के द्वारा बरी कर दिया जाता है। और इसके पश्चात वह जीवन के अंतिम दिनों तक सक्रिय राजनीति में लगे रहे, लेखन संबंधी कार्य करते रहे, परंतु 1965 में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो वह अन्न को त्याग देते हैं, जल अन्न त्याग देते हैं, दवाओं के सेवन को भी त्याग देते हैं, यानी कि दवाओं के सेवन को त्याग देते हैं, अन्न और जल को त्याग देते हैं और अंततः 26 फरवरी 1966 को सावरकर की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो वीर सावरकर थे यह एक महान क्रांतिकारी थे, एक राजनीतिज्ञ थे, एक दूरदर्शी थे। इन्होंने समाज सुधार संबंधी कार्य किए, हिंदुत्व के उत्थान संबंधी कार्य किए और इन्होंने अपने जीवन काल में विभिन्न पुस्तकें भी लिखी। आइए अब इनके पुस्तकों को देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी। जैसा कि वीर सावरकर की पहली पुस्तक होती है जो कि 1909 में पब्लिश हुई थी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और 1923 में इनकी हिंदुत्व नाम की पुस्तक प्रकाशित होती है। फिर 1925 में हिंदू पद पदशाही प्रकाशित होती है। इनकी पुस्तक गोमांतक भी है, माई ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाइफ है, सिक्स ग्लोरियस इपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सिक्स ग्लोरियस इपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो कि 1963 में लिखी गई है, 1963 में प्रकाशित हुई है। इसके अलावा 1949 में इन्होंने हिंदुत्व दर्शन नाम की भी पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक मैजनी के ऊपर भी लिखी गई है, मैजनी चरित्र के नाम से। यह मैजनी से बहुत प्रभावित थे। अपने अंडमान निकोबार में प्रवास के दौरान जब इनको काले पानी की सजा हो गई थी, तो यह उस दौरान काला पानी नाम की पुस्तक भी लिखते हैं। इस तरह से वी.डी. सावरकर के द्वारा विभिन्न पुस्तकें भी लिखी गई। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके विचारों से अवगत कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरा टॉपिक होगा वी.डी. सावरकर के हिंदुत्व संबंधी विचार। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।